हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा रहा हूं और उत्तर प्रदेश विशेष के मैं सारे टॉपिक यहां पर कवर करने वाला हूं। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उत्तर प्रदेश के, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका लेखपाल पटवारी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक पहला टॉपिक कवर कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियाँ। ये मेरा दूसरा टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में मैं उन बची हुई हस्तियों के बारे में बात करूँगा, ठीक है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत और विश्व में भारत का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा बुद्ध, राम प्रसाद बिस्मिल, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। इस टाइम जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अबुल फजल, ठीक है, अमीर खुसरो, ये सब मैं कवर कर चुका हूँ। ये सारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे या उत्तर प्रदेश से इनका किसी न किसी प्रकार से नाता था। तो दोस्तों, मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो यहाँ पर बना सकूँ। दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है कबीरदास। ज़बरदस्त पॉइंट है ये। और कबीरदास से हिंदी में भी बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। जबकि अगर मैं जीके जीएस की बात करता हूँ तो यहाँ से इनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर मैं कबीरदास की बात करता हूँ तो कबीरदास का जो जन्म है वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद माना गया है, क्योंकि यहाँ पर विद्वानों के अलग अलग 2 मत हैं। कितने मत हैं? 2 अलग अलग मत हैं। इन दोनों मतों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं कबीरदास जी की बात करता हूँ तो कबीरदास जी का जो जन्म था वो 1440 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ पर हुआ था। हुआ ये था, देखो विधवा थी लेकिन उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। हुआ ये था कि एक बहुत बड़े विद्वान थे काशी के, जिनका नाम रामानंद था। रामानंद ऋषि भूल वंश उस विधवा ब्राह्मणी को जब उनसे आशीर्वाद लेती है तो उसको पुत्रवती का आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है। और जब पुत्रवती का उनको आशीर्वाद दे देते हैं तो कुछ समय बाद, लगभग 8-9 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हो जाता है, ठीक है। अब जब ये पुत्र पैदा होता है तो समाज की लोक लाग रखने के लिए कि समाज उनको दुत्कारे ना, समाज उनका बहिष्कार न करे, इसी कारण ये जो बच्चा पैदा हुआ था, इस बच्चे को वो लहर तारा नाम से एक तालाब था, उसकी पैरों पर छोड़कर चली जाती हैं। बाद में इसका जो पालन पोषण था वो क्या था, नीरू नीमा नाम के एक जुलाइन है, वो वहाँ से गुजर रहा था। तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जब वो पास जाते हैं तो बच्चा मिलता है उनको पड़ा हुआ। तो नीरू नीमा एक मुस्लिम जुलाया था, उसने इनका पालन पोषण किया और पालन पोषण करने के बाद में दोस्तों इनका विवाह भी किया, ठीक है। आगे चलेंगे, इनका जब विवाह हो जाता है तो उन बच्चों के पालन पोषण करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सूत काटते हैं और चरखा चलाते हैं, ठीक है, कपड़ा बुनते हैं। ये कर करके इन्होंने उनका पालन पोषण किया। दोस्तों, इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये पढ़े भी, और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, उपन्यास है जो आपने पढ़े होंगे, बीजक पढ़ा होगा, साकी सबद रमैनी, ये सब कबीरदास जी के ही उपन्यास हैं। दोस्तों, इनके जो गुरु थे उनका नाम रामानंद ही था, लेकिन रामानंद जब इनके गुरु बने थे, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब ये काशी जाते थे रामानंद जी से मिलने के लिए तो इनको वहाँ से भगा दिया जाता था, उनके पाठशाला से। अब इन्होंने क्या काम करा, एक दिन देखा कि रामानंद जी जो थे वो काशी की पैड़ियों पर स्नान करते थे गंगा के। अब उन्होंने जहाँ पर वो स्नान करते उसको बाड़ा लगा दिया चारों तरफ, यानी खेमाबंदी कर दी और एक छोटा स्थान खुला छोड़ दिया और रात को उस स्थान पर जाकर सो गए। जब सुबह को रामानंद जी आते हैं तो धोक वंश उनको दिखाई नहीं देता रात में कुछ भी। इनका पैर उनके ऊपर रखा जाता है और जब पैर रखा जाता है तो ये उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और मुंह से राम निकल जाता है। बस इसी बात से खुश होकर जो रामानंद जी जो थे वो इनको अपने साथ ले जाते हैं और फिर इनको अपना शिष्य बना लेते हैं। ये कबीरदास जी की बात है। तो आप ध्यान रखना, तुलसीदास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट है। तुलसीदास का भी यही वाला हिसाब था। जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो इनके मुंह में टोटल 32 दांत थे। आज बच्चा 30 साल का हो जाता है तब जाकर उनके मुंह में 32 दांत आते हैं।
लेकिन तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो इनके मुंह में टोटल 32 दांत थे। इसी को अशुभ मानकर इनके जो माता पिता थे वो इनको छोड़कर चले जाते हैं। बाद में इनका जो लालन पालन था, यानी कि पालन पोषण था, चुनिया नाम की एक दासी थी, गुलाम थी चुनिया, वो इनका पालन पोषण करती हैं। और पालन पोषण करने के बाद आप देखते होंगे इनके गुरु जो बन जाते हैं नर हरिदास बन जाते हैं और इनको एक बहुत बड़ा विद्वान बना देते हैं। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं इनके जन्म की बात करता हूँ तो दोस्तों इनका जन्म 1554 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर ग्राम में माना जाता है। लेकिन कुछ जो कवि है उनका मत ये भी है कि इनका जो जन्म हुआ था वो सुक्कर क्षेत्र गोंडा ज़िले में हुआ था। लेकिन अधिकतर का जो मत है वो ये माना जाता है कि इनका जन्म चित्रकूट के राजापुर में हुआ था 1554 ईस्वी में। और इनके गुरु कौन थे? नर हरिदास थे। दोस्तों तुलसीदास को ये माना जाता है कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और एक बार जब इनकी पत्नी जो थी वो मायके चली जाती है तो ये पूरी उसमें बरसात में, आंधी तूफान में ये उनके प्यार में पागल होए उनके घर पे चले जाते हैं। इनकी पत्नी जो रत्नावली थी वो इनको बहुत उपदेश देती है, बहुत उल्टा सीधा कहती है और ये बात उनके दिल में चुभ जाती है और ये छोड़ के चले जाते हैं उनको और बाद में एक बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। दोस्तों इनकी जो रचनाएं थी आपने देखा होगा, रामचरितमानस, अलग अलग भाषाओं में, ये भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो ये अलग अलग भाषाओं में, अगर मैं अवधी भाषा की बात करता हूँ तो श्री रामचरितमानस, ठीक है, रामलाल नेहदू, बरवई, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न, ये इनकी अवधी भाषा में है। अगर ब्रज भाषा की बात करता हूँ तो कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, ये सब क्या है इनकी ब्रज भाषा में है। अगर मैं अन्य भाषाओं की बात करता हूँ, अन्य रचनाओं की बात करता हूँ तो हनुमान चालीसवा, हनुमान अष्टक, हनुमान बहुक और तुलसी सतसई, ये इनकी अलग अलग रचनाएं हैं। दोस्तों तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 ईस्वी में काशी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काशी में। ये आपको ध्यान रखना है। सूरदास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है दोस्तों। सूरदास को माना जाता है कि ये जन्मजात ही अंधे थे। और देखो जन्मजात अंधे होने के साथ साथ आप देखो ये कितने बड़े कवि निकले हैं जिनको ये माना गया है कि ये अवधी भाषा के, ठीक है, क्या बोला गया इनको? अवधी भाषा के जनक भी इनको बोला गया क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इसी भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूँ तो कृष्ण लीला थी, देखो दो हुई है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अगर राम भक्ति की बात करता हूँ तो उसमें तुलसीदास जी थे, अगर कृष्ण भक्ति की बात करता हूँ सूरदास जी थे। तो सूरदास को जन्म हुआ था 1578 ईस्वी में। रोनकता एक जगह का नाम है, रोनकता, मैं लिख देता हूँ, रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये रोनकता नामक ग्राम जो है वो मथुरा और आगरा हाईवे किनारे पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो वल्लभदेव थे। ठीक है, इनकी जो रचनाएं थी सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, वल्लभाचार्य के गुरु थे। और इनका जो निधन हुआ था वो 1583 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये किसी भी परीक्षा के मोहताज नहीं है। ये भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के डुमराव नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका पूरा ही परिवार, खानदान, ठीक है दोस्तों, इनका पूरा परिवार, खानदान, दादा परदादा सब लोग शहनाई बजाने का ही काम करते थे दरबार में, भोजपुरी दरबार में और बिहार की रियासतों में ये लोग इसी का काम करते हैं, शहनाई बजाने का। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 6 वर्ष की आयु में बिहार से बनारस आ जाते हैं और वहाँ पर ही शहनाई बजाना सीखते हैं। दोस्तों अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो इन्होंने उत्तर प्रदेश, भारत और विश्व के अंदर अमेरिका तक में इन्होंने अपनी शहनाई का लोहा मनवाया है, अपनी शहनाई बजाई, वहाँ पर प्रस्तुति दी है। दोस्तों अगर मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बात करता हूँ तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आमंत्रित किया था कि आप आज़ाद भारत की पहली धुन सुनाएं, आज़ाद भारत की पहली धुन सुनाएं। 1947 में आज़ाद भारत की पहली इन्होंने अपनी धुन सुनाई थी।
जिसकी वजह से ये पूरे भारत में और पूरे विश्व में और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। दोस्तों, अगर मैं बिस्मिल्लाह खान साहब की बात करता हूँ तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर मैं अवार्ड की बात करता हूँ, 1930 में ऑल इंडिया म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 1961 में पद्मश्री, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। दोस्तों, इनका जो निधन हुआ था वो 21 अगस्त 2006 को काशी में 90 वर्ष की आयु में हो गया था। दोस्तों, अगला टॉपिक है मेरा जियाउद्दीन बर्नी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। इतिहास के साथ अब तुम इनके इतिहासकार से यही अंदाज़ा लगा सकते हो, इन्होंने लगभग 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान रखना है, 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी। और दोस्तों, ये रहने वाले बुलंदशहर के थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1285 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था, एक सैयद परिवार में। ठीक है, इनका बचपन का नाम आला उल मुल्क था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथी थे और उनके दरबार में लगभग 17 वर्षों तक ये रहे। अगर जियाउद्दीन बर्नी की बात करता हूँ तो इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति लिखी है, जिसमें इन्होंने फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो राजपाट था उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और ये पहले एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने लिखित रूप में इनका जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे उनका पूरा इतिहास लिखा है। ठीक है, उस समय का जो भी उनका राजपाट था, शासन कैसा था, वो सब इन्होंने लिखा अपने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में। दोस्तों, बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। शोषण होने के साथ साथ इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और बाद में लगभग 1357 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में इनका बहुत ही बुरे हाल में निधन हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ से बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, जितना हो सका था मैंने आपको बताया। बस आप इनके नोट्स ज़रूर बना लेना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें आपके लिए वेस्ट हैं। तो दोस्तों, अपने कॉपी पेन उठाना और इसके अच्छे से नोट्स बनाना, वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ जैसा भी आपको लगा आप कमेंट कर देना। थैंक यू।